चलिए बेटा, हम पांचवा पार्ट स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और फिर अगेन वही रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले के 4 पार्ट देखने के बाद ही पांचवा पार्ट स्टार्ट करना है। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट पार्ट में और डालूंगा 6 पार्ट, और टोटल 6 वीडियोज़ होंगी हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। हर वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास रहेगी। टोटल 2 सवा 2 घंटे का मटेरियल है ये, और इसको देखने के बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वीडियो में आप लोगों के लिए अलग से मैंने कहा था मैं बनाऊंगा, वो मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ केस स्टडी की, जिसमें मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए इतना आसान हो जाता है जितना 2 + 2 4। चलिए, प्रेजेंटमेंट बेटा, अगर किसी चीज़ को सामने वाले के सामने प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो वो पेमेंट कैसे करेगा। ड्रॉअर जिसने बिल लिखा, ड्रॉई के सामने प्रेजेंट तो करना पड़ेगा एक्सेप्ट करने के लिए, ड्रॉई के सामने प्रेजेंट तो करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो प्रेजेंटमेंट जरूरी होती है। यहाँ पे प्रेजेंटमेंट का टॉपिक पता है क्यों डाला बेटा आपने? एक ही टॉपिक, इसका एक ही मतलब है, प्रेजेंटमेंट अगर करना है तो कब कर देना चाहिए। जब भी लोग के अंदर कब की बात आएगी बेटा, हमेशा एक वर्ड आता है रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए। अगर बिजनेस है तो बिजनेस आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना चाहिए। अगर बैंक है तो आपको बैंकिंग आवर्स के अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए, मतलब टाइमली प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप टाइमली प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टी उस बिल के लिए लायबल नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी। ये बात पल्ले गांठ मार लो। बिल ऑफ एक्सचेंज बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई देयर ऑफ, चाहे वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करते हो चाहे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हो, विद इन रीजनेबल टाइम को अंडरलाइन करें। अगर बिजनेस डे है तो बिजनेस आवर्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप टाइम से प्रेजेंट नहीं करते, इन केस ऑफ डिफॉल्ट नो पार्टी देयर टू इज टू लायबल। ओवर। सर, अगर प्रोमिसरी नोट फॉर साइट वाला था, साइट वाला कौन सा, जब उसके पास पहुंच जाएगा देखने के बाद, तो कब तक उसके पास, आफ्टर साइट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोमिसरी नॉट पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, देखने के 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयरफॉर फॉर साइट, तो उसके पास वो बिल पहुंचाना तो आपकी जिम्मेवारी है ना, तभी तो वो देख पाएगा। तो साइट के केस में भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल साइट। इसके लिए बंदे को आपको ढूंढना, अगर बंदा रीजनेबल सर्च से मिल सकता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते मैंने तो फ़ोन किया था उसको फ़ोन लगा ही नहीं, मैं तो उसके घर के बाहर गया था उसका गेट बंद था, ऐसे नहीं। अगर बंदा रीजनेबल सर्च पे मिल सकता है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसके सामने बिल एट साइट प्रेजेंट करना आपकी जिम्मेवारी होती है। अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हैं तो कोई पार्टी इसके लिए लायबल नहीं होगी। एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, बिल एक्सेप्ट करने या ना करने के लिए प्रेजेंट करना। एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, बेटा चाहे पेमेंट के लिए हो चाहे एक्सेप्टेंस के लिए हो, लो सेम है। क्या रीजनेबल टाइम के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। सर कहाँ लिख रखा है, आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट में देखो बेटा क्या लिख रखा है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। और अगर बैंक है तो बैंक के केस में बैंकिंग आवर, कितनी बार भी रिपीट कर लो बेटा, पॉइंट यही है, लो में यही लिख रखा है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रोअर, अगर आप ड्रोअर को लायबल, ड्रोअर जिसने बेटा चेक काटा, ड्रोई जिसके ऊपर चेक काटा गया, पेई जिसको पैसे मिलने हैं, अगर पेई ड्रोअर को लायबल ठहराना चाहता है तो कंडीशन है उसको चेक लगा देना चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को नहीं लगाएगा तो कल को ड्रोअर उसके लिए लायबल नहीं होगा। सर, जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड होते हैं तो उनको तो कभी भी प्रेजेंट कर दें, तो कभी भी को भी लॉ में कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, रीजनेबल टाइम के अंदर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड था 2018 में लिखा था, 2017 के अंदर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं तो कभी भी करूँ ना। एक रीजनेबल टाइम होता है जो डिपेंड करता है केस ऑन केस। तो सभी के अंदर क्या बातें लिख रखी थी बेटा, ऊपर से नीचे तक जो मैं प्रेजेंटमेंट का टॉपिक आपको पढ़ाता वो लाया हूँ, चाहे वो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस है चाहे वो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है, एक ही तो बात लिख रखी है, रीजनेबल टाइम के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो पार्टी लायबल नहीं होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। सर मैं तो प्रेजेंट करने के लिए जा रहा था लेकिन रास्ते में रिक्शा पलट गई और मैं कोमा में चला गया, मेरे को बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी। ये वो रीज़न होते हैं बेटा जो बंदे के बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। तो अगर जेन्युइन केस है, उसकी वजह से डिले नहीं हुआ है तो डिले को एक्सक्यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब रीजनेबल कोज की वजह से ऐसा हुआ हो। अब टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, अब तक वाले पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट था रीजनेबल टाइम, अब टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, कब आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब पार्टी लायबल मानी जाएगी, वो ये नहीं कह सकती मेरे को तो प्रेजेंट ही नहीं किया। बेटा प्रोमिसरी नोट में कौन लायबल होता है, मेकर, उसको पेमेंट करनी होती है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन लायबल होता है, ड्रॉई, इसको पेमेंट करनी होती है। बेटा इनको पेमेंट कब करनी है, जब इनके सामने वो चीज़ जाएगी। लेकिन कई बार ये बंदे क्या करते हैं, खुद ही उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं होने देते, कुछ ऐसा रास्ते में डंगा डालते हैं कि उसको प्रेजेंट नहीं होने देते। इस केस में कल को फिर ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमें तो चेक मिला ही नहीं या हमें तो प्रेजेंट ही नहीं किया गया, क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रेजेंटमेंट लेट हुई थी। देखिए क्या लिख रखा है,
नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कब? अगर मेकर खुद, ड्रॉई या एक्सेप्टर इंटेंशनली जानबूझ के प्रिवेंट कर रहे हैं आप लोगों को ताकि आप उन चीज़ों को प्रेजेंट ना कर पाएँ, तो वहाँ पे प्रेजेंटमेंट की कंडीशंस नहीं होती। इसके 3 छोटे छोटे पॉइंट इनमें ही लिख रखा बेटा। बी पॉइंट, अगर मेकर ने बेटा पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी है, पार्ट पेमेंट कर दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी है, उसने बोल दिया प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं यार, ये तो कागज़ का टुकड़ा है, लो मैं तेरे को ऑन काउंटर कैश में पेमेंट कर देता हूँ, तो फिर बेटा प्रेजेंटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जी सर। चलिएगा, लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी बेटा, अगर बैंक पीडीसी करता है, पीडीसी पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है, तो बैंक कभी भी लाइबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लाइन देखिए क्या लिख रखा है, इफ बैंकर नेग्लिजेंटली डील कर रहा है। जब बैंकर नेग्लिजेंटली डील करेगा, जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट थी फिर भी उसने बीआर को बीपी को डिसऑनर कर दिया, आपके अकाउंट में पेमेंट थी फिर भी चेक डिसऑनर हो गया, ऐसे तमाम केसेस के अंदर बैंक खुद लाइबल हो जाता है और आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, एक बात बताओ, मेरा बीआर था, उस किसी का बीपी था, बीपी वाले ने टाइम से पेमेंट कर दी, बीआर वाले को पेमेंट मिल गई, अब क्या रहेगा भाई? तो अगर पेमेंट हो जाती है तो बिल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, पार्टी डिस्चार्ज हो जाती हैं। बिल अगर डिस्चार्ज हो गया तो पार्टी भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है बेटा। तो डिस्चार्ज होने के मोड अलग अलग हो सकते हैं, वो मोड ऑफ डिस्चार्ज पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। लिखो यहाँ पे मोड ऑफ डिस्चार्ज के सामने क्या लिखो बेटा? इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। अगर खुद ही मैंने पेमेंट को कैंसिल कर दिया या रिलीज़ कर दिया, जहाँ मेरे को पेमेंट नहीं चाहिए, या पेमेंट हो चुकी है, या तो मैंने पेमेंट छोड़ दी या पेमेंट हो चुकी है, तो दोनों केस में क्या बचा? गर्वित को मेरे को पैसे देने थे, गर्वित का बीपी मेरा बीपी यार, मैंने कहा चल छोड़ यार रहने दे, पैसे दे, ना लेना ना देना, केस खत्म कर, तो बेटा पार्टी क्या होगी? डिस्चार्ज। लेकिन अगर गर्वित पेमेंट कर देता है तो भी क्या होगी? पार्टी डिस्चार्ज। तो जब आप कैंसिलेशन और रिलीज एक ही बात होती है, जब कैंसिलेशन या रिलीज कर देते हैं, अपने अमाउंट छोड़ देते हैं, तो भी बिल डिस्चार्ज हो जाता है, और पेमेंट अकॉर्डिंगली अगर हो जाती है तो भी बिल डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 83, मैंने एक लाइन बताई थी बेटा लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से बोलता हूँ। अगर सीरीज़ में बी आर एंडोर्स हुआ है, ए से बी, बी को सी, सी को डी, डी को ई, आज जहाँ पे इससे पहले वाली पार्टी को बोलते हैं प्रायर पार्टी, ई से पहले की पार्टी कौन सी है? सी, डी, ई, जितनी ही पार्टी हो प्रायर पार्टी। जब भी अब आगे की कंडीशन में कोई नई आगे वाली पार्टीज अगर कोई भी नई कंडीशंस लगाती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तो प्रायर पार्टी क्या हो जाती हैं? या तो कंसेंट देंगी या कंसेंट नहीं देंगी। कंसेंट देंगी तो लाइबल और कंसेंट नहीं देंगी तो डिस्चार्ज। ये बात में रट लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। प्रायर पार्टीज कंसेंट देंगी तो लाइबल होती हैं, और कंसेंट नहीं देंगी तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। नॉर्मली, सेकंड पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ बेटा, नॉर्मली 48 घंटे का टाइम होता है बिल को एक्सेप्ट करने का। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देते सामने वाले को, तो ये लॉ से आपने वेरिएशन किया। अब 2 केस, ऑल प्रीवियस पार्टीज, देखो बेटा ये लिख रखा, दिखाऊँ मैं आपको कहाँ लिख रखा है, all previous party not consenting to such, जो इसको अलाउ नहीं करेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी सच होल्डर। जी सर। सेक्शन 84 बाय डीलिंग, हम टॉपिक पता है क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कब कब पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। सेक्शन 84 बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, अगर चेक को प्रेजेंट नहीं किया आपने रीजनेबल टाइम के अंदर, चेक को कहाँ प्रेजेंट करना होता है बेटा? बैंक में। अभी केस स्टडी सुन लो, केस स्टडी बीच में करवा देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। मैंने गर्वित को चेक काट के दिया 20,000 रुपये का, बड़े ध्यान से समझना, मैंने गर्वित को चेक काट के दिया 20,000 रुपये का। जी सर। जिस दिन मैंने चेक काट के दिया उस दिन मेरे अकाउंट में सफिशिएंट पैसा था, उस दिन मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा था, तो मैंने कोई गलती तो नहीं करी? जी सर, नहीं की। कुछ टाइम तक गर्वित ने चेक नहीं लगाया, हालांकि चेक की वैलिडिटी बची हुई थी, कुछ टाइम तक गर्वित ने चेक नहीं लगाया। मीनवाइल क्या हुआ, जैसे कोरोना काल आया और बैंक फेल हो गया, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक दिवालिया हो गया। बैंक के दिवालिया होने से जो ड्रोवर है उसको भी नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मेरा भी बेटा अकाउंट था, मेरे भी पैसे डूब गए। अब जो गर्वित है वो मेरे से पेमेंट नहीं ले सकता, बताओ क्यों? अगर बैंक फेल हो गया तो उसमें ड्रोवर का कोई नुकसान, ड्रोवर का कोई सीन नहीं है। ड्रोवर जेन्युइन था, जब ड्रोवर ने चेक काटा था उसके अकाउंट में पैसे भी थे, रीजनेबल के टाइम के अंदर आपको प्रेजेंट करना चाहिए था। अगर आपने चेक प्रेजेंट नहीं किया और मीनवाइल बैंक फेल हो गया तो ड्रोवर लाइबल नहीं होता, ड्रोवर डिस्चार्ज हो जाता है। हम पढ़ भी क्या रहे हैं, कब कब एक बंदा डिस्चार्ज हो जाता है। स्पेशल केस था, इसके ऊपर केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी आएगी जो मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप आंसर कर देना। If a check is not presented by Garvit with a reasonable time of issue and the bank fail हो जाता है, the drawer sufficient and the drawer actual में suffer charges, drawer को भी नुकसान हुआ है, he is discharged from the liability, उसको liability से discharge मान लिया जाएगा। सेक्शन 85 बोलता है अगर एंडोर्सर चेक पे अगर साइन ही फोर्स्ड हैं तो बेटा आपको बताओ फटाफट, बैंक लाइबल है डिस्चार्ज। बैंक ने का तो एक ही सीन है बेटा, अगर उसने पीडीसी किया है पीआईडीसी या पीडीसी की बात होती है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो आपके साइन फर्जी हैं, कैसे भी हैं, बैंक क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, वो पैसे नहीं दे सकता।
5th और 6th पॉइंट बताने की मेरे को जरूरत नहीं, बताओ क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये 5th 6th दोनों सीरीज वाले केस हैं। अगर चेन बनी हुई है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, अगर कोई नई कंडीशन बीच में आती है और डी एक्सेप्ट कर लेता है ई से, तो क्या प्रायर पार्टी ने एक्सेप्ट किया? नहीं, तो इसमें वही केस लग जाएगा, या तो प्रीवियस पार्टी कंसेंट देंगी या कंसेंट नहीं देंगी। अगर कंसेंट देंगी तो लायबल, और कंसेंट नहीं थे तो डिस्चार्ज। कोई भी आपने नियम एंड शर्तों के अंदर बदलाव किया, मटेरियल अल्ट्रेशन किया, नियम कंडीशंस के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बदलाव आपने किया, तो फिर वही केस, या तो इस ऑल्ट्रेशन पे, इस बदलाव पे प्रायर पार्टी कंसेंट देंगी या कंसेंट नहीं देंगी। कंसेंट देगी तो एग्री, लायबल, अदरवाइज क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज। बैंक कब डिस्चार्ज होता है आपको पता है बेटा? बैंक अगर पीडीसी कर देता है डिस्चार्ज होता है, उसके बाद बैंक को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। और 8th पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपका ही बीआर था और घूम के आपका ही बीपी बन जाए, सर्कल में घूमते बिकते 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 वापस आपके पास आ गया, तो आपका ही बीआर और आपका ही बीपी, आपको ही पैसे लेने और आपको ही पैसे देने, तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। चलेगा, हम आगे चलते हैं बेटा, जहाँ लिखा है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। फटाफट बताओ मैंने आपको क्या सिखा रखा है, ये टॉपिक हमारा करा हुआ है जो आगे आएगा बेटा। डिसऑनर दो तरीके से होता है, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से। अगर बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो भी क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। तो चलिएगा पहले पढ़ते हैं नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, फिर पढ़ेंगे नॉन पेमेंट की वजह से, और फिर देखते हैं बेटा आगे क्या सीन दे रखा है। Dishonor of bill of exchange by non-acceptance. In the following circumstances, bill shall be considered as a dishonor by non-acceptance. साइड में कहीं जगह हो तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब कब बिल को नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर्ड मान लिया जाता है? पुराने पॉइंट आएंगे तो फटाफट समझना। अगर ड्रॉई ने 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अगर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूड एंड इट रिमेन अनएक्सपेक्टेड, बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो भी क्या हो गया? सर बिल अनएक्सेप्टेड कैसे रह गया? अरे जिसके ऊपर बिल लिखा था ड्रॉई को ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, वो मिला ही नहीं। ड्रॉई अगर फिक्टिशियस पर्सन है, ड्रॉई को हर जगह ढूंढा लेकिन ड्रॉई नहीं पाया गया, तो बिल क्या हो गया बेटा? अनएक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड ना होने की वजह से क्या हो गया? डिसऑनर। तीसरा, अगर जिसके ऊपर बिल लिखा गया वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो माइनर है, ल्यूनेटिक है, पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो भी बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अरे एक्सेप्टेंस तो दी लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, तो प्रायर पार्टी क्या हो गई? डिस्चार्ज। पांचवा, अगर एक से ज़्यादा ड्रॉई थे और कुछ ड्रॉई ने हाँ की, कुछ ड्रॉई ने मना कर दिया, तो जिन्होंने हाँ करी वही लायबल होंगे, बाकी पार्टी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। तो जिन्होंने मना कर दिया वो उसके लिए उसके उतने एक्सटेंट तक बिल क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर मान लिया जाएगा। चलिए अब 92 सेक्शन बोलता है डिसऑनर ऑफ बिल ड्यू टू नॉन पेमेंट। एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर होना, एक होता है नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होना। नॉन पेमेंट को वजह से अगर डिसऑनर होता है, और चेक का केस है, इसको मैं डिटेल में डील करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेक्शन लूँगा 138, बहुत अच्छा सेक्शन है, केस स्टडी बेस्ड सेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा अगर चेक डिसऑनर होता है तो कितने साल की सज़ा होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। नोटिस ऑफ डिसऑनर को बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो आगे। नोटिस ऑफ डिसऑनर को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जब कोई चीज़ डिसऑनर होती है, हो गया डिसऑनर, चाहे वो नॉन पेमेंट की वजह से हुआ हो, चाहे एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ हो, तो बताओ बेटा प्रायर पार्टीज़ को नोटिस देना आपकी जिम्मेवारी है या नहीं? आप बताओ। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। अब ई ने इसको बैंक में लगा दिया, फिर पता लगा बिल तो डिसऑनर हो गया, खाते में पैसे ही नहीं थे। अब डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर होने का नोटिस देना पड़ता है। ड्रॉई को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअल में उसकी तो लाइबिलिटी थी, उसको तो पेमेंट करना ही है। प्रोमिसरी नोट का केस होगा तो मेकर को नोटिस देना जरूरी नहीं, क्योंकि बेटा इनकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। लेकिन बीच वाली जो पार्टी चल रही है, इनको अगर आप चार्जेबल बनाना चाहते हैं तो इनको नोटिस देना मस्ट है। अगर आपने इनको नोटिस नहीं दिया और उनको नोटिस पाने का अधिकार था और फिर भी आपने नोटिस नहीं दिया, तो जिस जिस पार्टी को नोटिस नहीं मिला वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बेटा? डिस्चार्ज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं केस बताऊंगा कब कब नोटिस देना जरूरी होता है और कब कब नोटिस देना जरूरी नहीं होता। अगर नोटिस देना जरूरी था और फिर आपने नहीं दिया, तो जिस पार्टी को नोटिस नहीं मिला वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। नोटिस किसके द्वारा दिया जाएगा? अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो होल्डर जिसके हाथ में वो बिल होता है, अगर वो बाकी पार्टीज को लायबल ठहराना चाहता है तो उसको डिसऑनर का नोटिस देना पड़ेगा। टू हुम नोटिस टू बी गिवन? नोटिस मस्ट बी गिवन टू सच पार्टीज, उन पार्टीज को नोटिस आपको देना पड़ेगा। टू हुम द होल्डर, जिनके द्वारा होल्डर चाहता है कि मैं इनसे अपनी लायबिलिटी सेवरली या ज्वाइंटली ड्रॉ करूंगा। सर थर्ड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना अलग से, इफेक्ट ऑफ नॉन सर्विस ऑफ नोटिस। यही पॉइंट है जहाँ से केस स्टडी बनती है। इफ नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट सेंट टू एनी प्रायर पार्टी, अगर किसी प्रायर पार्टी को नोटिस आपने नहीं दिया रीजनेबल टाइम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज।
सर वैलिड नोटिस कौन सा होता है बेटा? वैलिड नोटिस वो होता है जो रिटर्न में दिया जाता है और जिसके अंदर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या चीज़, नोटिस तो दे दिया, उसमें ये बताया नहीं कि क्या डिसऑनर हुआ है, तो जो चीज़ डिसऑनर हुई उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है। चौथी लाइन में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन कर लो, एग्जाम के अंदर ये वर्ड मेंशन करना आपको। सर नोटिस कैसे भेजना है? रिटर्न में भेजना है, बाय पोस्ट भेजना है, ओरली नोटिस भेजना कोई नोटिस नहीं माना जाता। ट्रांसमिशन ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय पार्टी रिसीविंग इट, जिस पार्टी को नोटिस मिला है, जिस पार्टी को नोटिस मिला है वो बदले में फिर से रिकम्युनिकेट करती है कि हाँ मुझे नोटिस मिल गया है, उसको रिकम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिएगा चलते हैं आगे। ये है वो केस जहाँ कई बार फ्लैट थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। वो केसेस बताइए जहाँ पे नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजना जरूरी नहीं होता। सेक्शन 98, वो केसेस बताइए जहाँ पे नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजना जरूरी नहीं होता। Notice of dishonor is not required in the following cases: when there is no intention to make, एक सेकेंड होल्ड करना,